दोस्तों 5 दिनों की रैली के बाद आज बाजार एक साथ 4 झटकों से गिरा। आईटी, मेटल, कोस्पी क्रैश और मॉनसून डेफिसिट सब एक ही दिन। जरा सोचिए कि एक दिन की छुट्टी हो और उसके बाद आप जब अगले दिन ऑफिस पहुंचें और आपको 3 4 5 काम एक साथ मिल जाए। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बाजार ने सैटरडे और संडे की छुट्टी मनाई और जब मंडे को पहुंचे लोग तो 4 झटकों ने बाजार का स्वागत किया। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, शेयर बाजार के लेखा जोखा में आज यानी कि 23 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन आज दलाल स्ट्रीट पर काले बादल छाए और ना सिर्फ वो छाए बल्कि बरसे, और इतने बरसे कि पिछले 5 दिनों की तेजी को बाहर कर ले गए। सेंसेक्स 893 अंक गिरा, निफ्टी 279 अंक गिरा, आईटी सेक्टर 2.25% टूट गया और मेटल सेक्टर दोस्तों 3.25% टूटा। कोई अगर हरा था तो वो सिर्फ था फार्मा। फार्मा सिर्फ अकेला खड़ा था। सारे 13 सेक्टर्स जो हम लोग ट्रैक करते हैं उसमें इकलौता फार्मा था जो खड़ा रहा। साउथ कोरिया का कोस्पी आज 6% गिर गया। यूएस नेस्डेक कल रात 1.25% गिरा था और ईरान यूएस डील को लेकर मिक्स सिग्नल्स रहे और उन सभी का असर आज हमने बाजार पर देखा। और दोस्तों, इंडिया में जो एक बड़ी कहानी मॉनसून डेफिसिट की आ गई, 42.2% पहुंच गई, वो भी एक बहुत बड़ा कारक रहा। दोस्तों, 4 प्रॉब्लम्स एक साथ आई, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि फार्मा सेक्टर आज 0.92% ऊपर रहा और आज बाजार इंट्राडे लो से रिकवर करके बंद हुआ। तो बने रहिए संजीवनी टीवी के साथ। आगे आप जानेंगे ओवरऑल सेक्टर परफॉर्मेंस, आज निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स, निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स और कल के लेवल्स और स्ट्रेटेजी क्या हो सकते हैं उनको भी हम समझेंगे। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि आज बाजार गिरने के जो 5 बड़े कारण हैं वो क्या है और उसके साथ आज के बाजार ने हमको क्या सबक दिया है, हमने बाजार से क्या सीखा है, ये सब आज की पूरी कहानी में हम समझेंगे आज के बाजार के लेखा जोखा में। तो दोस्तों, 3 बड़े इंडेक्सेस की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स आज 893 अंक गिरा, 1012 अंक तक गिरा और रिकवरी हुई, लेकिन दर्द बना रहा। दोस्तों, जैसे कोई पहाड़ से फिसले और नीचे उसे कोई पकड़ ले लेकिन फिर भी काफ़ी नीचे आ जाए, बिल्कुल आज वैसे ही सेंसेक्स के इंट्राडे के साथ हुआ। सेंसेक्स गिरा तो बहुत तेज, रिकवरी भी करी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो लाल में ही रही। 76,200, 893 अंक माइनस और 1.25% की 1.16% एग्जैक्टली इसमें गिरावट आज देखी गई। सेंसेक्स दोस्तों आज 76,200 पर बंद हुआ है, 893 अंकों की भारी गिरावट रही। इंट्राडे में 76,082 का लो बनाया, लेकिन शाम तक रिकवर करके 76,200 पर बंद हुआ, लेकिन तकलीफ तो बनी रही। निफ्टी 50 अगर हम देखें तो 23,824 पर बंद हुआ है, 279 अंकों की गिरावट, 1.16% की गिरावट दोस्तों इसमें देखने को मिली। जबकि अगर आप इंट्राडे लो देखेंगे तो 23,785 तक का इसने आज लो बनाया था, 24,000 से 215 अंक नीचे। दोस्तों, निफ्टी का इंट्राडे लो 23,785 था, लेकिन क्लोजिंग 23,824 पर हुई। यह 39 अंकों की इंट्राडे रिकवरी बताती है कि बायर्स अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, एक्टिव हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात देखें तो बैंक निफ्टी 1.3% गिरा, 57,184 पर बंद हुआ, 752 अंकों की भारी भरकम गिरावट आई। एचडीएफसी बैंक में सेलिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी को इसने नीचे खींच लिया। रुपया भी आज कमजोर रहा, 94.69 पर बंद हुआ है। दोस्तों, अब चलते चलते आगे बढ़ें उससे पहले एक अपील की, यदि अभी तक आपने हमारे संजीवनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को नहीं दबाया तो बेल आइकॉन बटन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि जितने निवेशक, जितने ट्रेडर्स हैं, जितना वो वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे, मैं समझता हूँ वो उतने ही बढ़िया इन्वेस्टर बनेंगे, उतने ही बढ़िया ट्रेडर बनेंगे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ट्रेडर मत बनिए, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर बनिए, क्योंकि इन्वेस्टर अगर बनेंगे तो आप अवश्य पैसा कमाएंगे, लेकिन ट्रेडर जब बनते हैं तो पेशेंस लेवल नहीं होता है और नुकसान उठा जाते हैं। और ख़ासतौर से वो ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं, वो तो भाई साहब लंका लगती ही लगती है, उनकी लंका कोई बचा नहीं सकता। सेबी का नया डेटा आ गया है 2025-26 का और इसमें भी 1+ ट्रिलियन, जी हाँ 1.2 ट्रिलियन एग्जैक्टली शायद है, मैं उसको चेक करके उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो 1 ट्रिलियन प्लस जो है ना लोगों ने लॉस किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, और यही इतना ही लॉस
पिछले साल भी किया था। तो सोचिए 1 ट्रिलियन कितना होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आज के एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आगे हैं। तो सबसे पहले हम कैसे कहते हैं कि सेक्टर परफॉर्मेंस को समझते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो हम 13 सेक्टर्स ट्रैक करते हैं उसमें से 12 सेक्टर लाल रहे, सिर्फ एक सेक्टर जो फार्मा हरा था, यानी कि 13 में 12 लाल और 1 हरा। दोस्तों ये ब्रॉड बेस्ड क्रैश था, जैसे पूरी क्लास के सभी बच्चे फेल हो जाएं लेकिन एक सिर्फ स्टूडेंट पास हो जाए। तो आज बिल्कुल यही कहानी रही क्लास की, यानी कि आपके मार्केट की। 13 में से 12 फेल थे और एक फार्मा जो था वो अकेला ऐसा स्टूडेंट था जो खड़ा रहा और पास हो गया। तो आज आईटी सेक्टर गिरा कितना, 2.23%, मैंने ऊपर बताया, और 27,012 पर बंद हुआ। ये सबसे बड़ा लूजर रहा 617 अंकों की भारी गिरावट के साथ। 3 हफ्तों में आईटी इंडेक्स 13% टूट चुका है और एक्सेंचर की गाइडेंस कट का असर अभी भी जारी है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस सब माइनस पे रहे और 3% से भी कहीं अधिक गिर गए। दोस्तों आईटी ने 3 हफ्तों में 13% गंवाए हैं। यह एक सेक्टर वाइड करेक्शन है, इंडिविजुअल स्टॉक की कहानी नहीं है। और क्वालिटी आईटी स्टॉक्स लंबे समय में रिकवर करते हैं, तो इसलिए ये एक एक्यूमुलेशन का भी मौका बनता है। मेटल की बात करें तो मेटल सेक्टर आज का सबसे बड़ा लूजर था। 422 अंकों की तबाही मचाई इसने, 3.25%, एग्जैक्टली 3.22% गिरा। और यह दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ा मूव था। चाइना स्लो डाउन, ग्लोबल कमोडिटी प्रेशर और कोस्पी क्रैश, तीनों ने मिलकर आज मेटल को तोड़ा। इतना तोड़ा कि जिनका पोर्टफोलियो में सिर्फ मेटल ही मेटल था तो उनकी भी टूट गई। आज आगे चलते हैं। पीएसयू बैंक 175 अंक टूटा, 8,591 पर बंद हुआ। 1.97% की भारी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप 1.05% टूटा, 62,070 पर बंद हुआ। मिड कैप में 659 अंकों की गिरावट आई। रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो आज तकलीफ में रहा। स्मॉल कैप की बात करें तो 0.46% टूटा, 91 अंकों की गिरावट आई, 18,806 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप में भी मामूली गिरावट देखी गई। ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग रही लेकिन स्मॉल कैप रिलेटिवली बेटर था। रियल्टी की बात करूं तो रियल्टी आज 1.12% टूटा, 9 अंकों की गिरावट देखने को मिली और 806 पर बंद हुआ। रियल्टी में 5 दिनों की लगातार रैली के बाद आज ये गिरावट आई है और गिरावट का कारण है कि इंटरेस्ट रेट हाइक का डर। जी हाँ, और इस डर ने रियल्टी को आज नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो रियल्टी सकते में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग होने की संभावना कम होती है। लोग इंतज़ार करते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे, जब मेरी ईएमआई कम होगी, तब मैं फ्लैट खरीदूंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा। उस वजह से आज ये बढ़ गया, गिर गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जोखिम दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ऑटो की। ऑटो 0.77% गिरा, 207 अंकों की गिरावट आई और 26,497 पर बंद हुआ। ऑटो में आप ये कह सकते हैं मामूली सेलिंग रही है। और एफएमसीजी आज दोस्तों 0.6% गिरा, 296 अंकों की यहाँ पर भी गिरावट देखी गई। एफएमसीजी में सेलिंग, मॉनसून डेफिसिट 42.2%, रूरल डिमांड की चिंता, और इसने मिलकर एफएमसीजी को गिरा दिया। निफ्टी प्राइवेट बैंक अगर आप देखेंगे तो 0.77% ये भी गिर गया, 215 अंकों की गिरावट आई। प्राइवेट बैंक में सेलिंग के कारण इसमें गिरावट आपको देखने को मिली है। फार्मा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 0.92% चढ़ गया, यानी कि लगभग 1%, 227 अंकों की शानदार तेजी इसने दिखाई। आज अकेला ये इकलौता सेक्टर ऐसा था जो खड़ा रहा। जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए आपको अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा, इलाज तो कराना ही पड़ेगा, दवाई तो खानी ही पड़ेगी। तो बिल्कुल आज फार्मा कुछ उसी मूड और माहौल में नजर आया। फार्मा सेक्टर आज का एकमात्र हीरो रहा है 0.92% की तेजी के साथ। दोस्तों जब बाजार में अनसर्टेनिटी हो तो फार्मा एक सेफ हेवन बन जाता है। सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी सभी पॉजिटिव रहे। हेल्थ केयर सेक्टर की डिफेंसिव स्ट्रेंथ आज शाइन करी, चमकी। दोस्तों अब ये समझते हैं कि बाजार क्यों गिरा, 5 बड़े कारण क्या है। तो दोस्तों आज की गिरावट के पीछे एक नहीं, जैसे मैंने कहा कि 5 कारण थे, बड़े कारण थे। हर एक अलग अलग दिशा से आया, अलग अलग डायरेक्शन से आया। जैसे एक कमजोर इमारत पर एक साथ 5 तरफ से हमला हो, और आज बिल्कुल वैसे ही बाजार की नींव हिल गई। दोस्तों कारण नंबर 1, कोस्पी का 6% का क्रैश, एशिया में घबराहट। जी हाँ, साउथ कोरिया का कोस्पी आज 6% से ज़्यादा गिरा। सेमीकंडक्टर जियांट सैमसंग, एसके हाइनिक्स हेवीली डाउन रहे। इन्वेस्टर्स एआई ड्रिवन रैली के बाद प्रॉफिट
बुकिंग कर रहे थे। इस क्रैश ने पूरे एशिया में रिस्क ऑफ मूड बनाया। जापान का निक्केई भी 1% से ज़्यादा गिर गया। हांगकांग का हैंगसेंग भी 1% से ज़्यादा नीचे गया। आपको ध्यान होगा जब मैंने सुबह मार्केट खुलने से पहले बात करी थी कि एशियन मार्केट्स के क्या हाल हैं, ओवरऑल मार्केट के क्या हाल है, तो मैंने कहा था कि एशियन मार्केट गिर रहे हैं, माइनस में हैं। और अगर ये माइनस में हैं तो कहीं संभावना ये भी हो सकती है कि फ्लैट टू नेगेटिव खुल जाए। कौन? आपका निफ्टी। फ्लैट टू नेगेटिव तो नहीं खुला, लेकिन खुला थोड़ा सा फ्लैट ही था, यानी कि जो कल जितनी क्लोजिंग थी 24,018 पे उससे ऊपर खुला, लेकिन उसके बाद बाजार संभला नहीं। 10:30 बजे के बाद मार्केट में गिरावट आई। और मैंने ये भी आपको बताया था कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है और 23,800 के लेवल को टेस्ट करने की भी बात मैंने सुबह करी थी कि शायद संभावना है कि 23,800 का लेवल टेस्ट कर ले। ये आप सुबह वाले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया का कोस्पी 6% गिरा। जब एशिया का एक बड़ा मार्केट इतना गिरे तो इंडिया कैसे बच सकता है, और इसी कारण इंडिया बच नहीं सका। यही है ग्लोबल इंटरकनेक्शन, इसको आप समझ लें। कारण नंबर 2, यूएस नैस्डैक। कल ये माइनस था 1.32% और टेक सेल ऑफ की वजह से। नैस्डैक कंपोजिट कल रात 351 अंक गिरकर 26,167 पर बंद हुआ। यूएस लिस्टेड इंडियन आईटी कंपनीज के एडीआर्स कल भी गिरे। आईटी सेक्टर पर एक्सेंचर गाइडेंस कट का असर अभी भी जारी है। 3 हफ्तों में आईटी इंडेक्स 13% गिर चुका है दोस्तों। कारण नंबर 3, यूएस ईरान डील का मिक्स्ड सिग्नल। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर मॉनिटर्स एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि तेहरान ने न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस पर कोई नई कमिटमेंट नहीं करी है। यह कॉन्ट्राडिक्शन ने डील की ड्यूरेबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इन्वेस्टर्स ने कॉशियस अप्रोच लिया। ईरान बोला हाँ, फिर बोला ना, और यही मिक्स्ड मैसेज बाजार के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है तो इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है कि पता नहीं बाजार किधर चला जाए। और जो इन्वेस्टर्स वाकई में इन्वेस्टर्स होते हैं वो अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करते हैं, माल अपना बेच देते हैं और अपने पैसे को सेव कर लेते हैं। और जो सट्टेबाज होते हैं, यानी कि जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो इसी अनसर्टेनिटी में फंस जाते हैं। अगर वो पुट लेकर बैठते हैं, पता लगता है मार्केट अगले दिन ऊपर चला गया तो उनका सारा का सारा लॉस हो जाता है। और कॉल लेकर बैठते हैं, मार्केट नीचे चला गया तो अगेन फिर लॉस हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि अनसर्टेनिटी में मत फंसिए, ऑप्शन से दूर भागिए, अन्यथा आप अपने पैसे को गंवाते ही रहेंगे। अब कारण नंबर 4 देखिए, मॉनसून डेफिसिट। 42.2% का डेफिसिट आया है मॉनसून में, और रूरल इंडिया के लिए ये एक बड़ी चिंता हो गई। इंडिया में इस साल मॉनसून का डेफिसिट 42.2% पहुंच गया है। यह बेहद अलार्मिंग है। मॉनसून कमजोर का मतलब है कि कृषि का उत्पादन कम होना, और कृषि के उत्पादन कम होने का मतलब है कि रूरल डिमांड का स्लो हो जाना, और रूरल डिमांड का स्लो हो जाने का मतलब है एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, फिनांस कंपनीज, सब पर असर पड़ना। और अगर गलती से सुपर एल नीनो आ गया, जिसकी बातें चल रही हैं, जिसकी प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं, तो दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और इन्फ्लेशन ऐसे में बढ़ेगी तो बाजार की लंका लगेगी, और बाजार की लंका लगेगी तो भाई साहब आप कैसे बचोगे? आप बच सकते हो? नहीं बच सकते। तो दोस्तों, रूरल डिमांड की कहानी इस नंबर्स ने बदल दी है। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिनों में हमेशा वोलेटिलिटी होती है, बल्कि एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी होती है। शॉर्ट सेलर्स और हेजर्स की पोजीशंस स्क्वायरिंग ने इंट्राडे में बाजार को और नीचे खींचा। ये एक बड़े कारण है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी तरह की ट्रेड लें तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि एक्सपायरी है तो उस दिन एक्स्ट्रा कॉशियस आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 5 गेनर्स के। निफ्टी के आज के टॉप 5 गेनर्स अगर आप देखें तो नंबर 1 पर रहा सिप्ला। सिप्ला आज 1435 रुपए पर बंद हुआ है, 1.36% की तेजी। सिप्ला आज टॉप गेनर में रहा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ब्रॉड डिफेंसिव बाइंग और ग्लोबल जेनरिक ड्रग डिमांड और यूएस एफडीए अप्रूवल्स की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ने आज सिप्ला को ऊपर का रास्ता दिखाया। नंबर 2 पर रहा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड आज 293 रुपए पर बंद हुआ, 0.95% की तेजी आई। यूटिलिटी स्टॉक्स में डिफेंसिव बाइंग, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो पावर यूटिलिटीज सेफ हेवन बन जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर 3 पर रहा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी आज 1301 रुपए पर बंद हुआ, 0.79% की तेजी रही। फार्मा सेक्टर की रैली में शामिल रहा। यूएस जेनरिक ड्रग बिजनेस और बायोसिमिलर्स पाइपलाइन आज स्ट्रांग रही। दोस्तों, एशियन पेंट 4 नंबर पर रहा, 2662 रुपए पर बंद हुआ, 0.41% की तेजी रही।
कंज्यूमर स्टेपल्स में हल्की बाइंग और क्रूड गिरने से रॉ मटेरियल कॉस्ट का कम होना, उससे मार्जिन्स बेटर होते हैं और जिस कारण ये बढ़ गया। और नंबर 5 पर कौन रहा? सन फार्मा। सन फार्मा आज 1867 पर बंद हुआ, 0.22% ऊपर गया। इंडिया की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है और आज पॉजिटिव स्पेशलिटी, जी हाँ आज बिल्कुल पॉजिटिव रही स्पेशलिटी फार्मा और ब्रांडेड जेनरिक्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण। दोस्तों आज के टॉप 5 गेनर्स में यदि आप देखेंगे तो 3 फार्मा के हैं और 1 पावर का है। यह एक प्योर डिफेंसिव रोटेशन था, इसे समझिए और सीखिए, क्योंकि जितना जल्दी आप सेक्टर रोटेशन को समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो में हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे, क्योंकि जब बाजार गिरे तो डिफेंसिव सेक्टर्स उठ पड़ते हैं, ये हमें समझने की बात है। अब बात करते हैं कि आज के टॉप 5 लूजर्स। जी हाँ, टॉप 5 गेनर्स देखें तो टॉप 5 लूजर्स भी देखें, हालांकि आज बहुत ज़्यादा स्टॉक्स गिरे हैं। तो टॉप 5 लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो 3 आईटी के, 1 मेटल का और 1 इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा। और यह सेक्टर कंसंट्रेशन बताती है कि जैसे क्रिकेट में एक ही ओवर में 4 विकेट्स गिर जाए, और आज आईटी के 3 बड़े नाम एक ही सीजन में टूट पड़े, गिर पड़े। तो नंबर 1 पर रहा टूटने वालों में इन्फोसिस आज 1029 पर बंद हुआ, 3.42% नीचे। एक्सेंचर गाइडेंस कट का सबसे बड़ा विक्टिम 3 हफ्तों में इन्फोसिस ही बना है। 20% से ज़्यादा ये इन्फोसिस 3 हफ्तों में, पिछले 3 हफ्तों में गिर चुकी है। इन्फोसिस 1029 पर है। यह स्टॉक कभी 1270 पर था अभी कुछ दिनों पहले, और 20% का करेक्शन। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्यूमुलेशन जोन अच्छा हो सकता है। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और बाई करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। नंबर 2 पर रहा विप्रो आज 174 पर बंद हुआ, 3.21% की गिरावट आई है, और आईटी सेक्टर की ब्रॉड सेलिंग में विप्रो भी आज शामिल रहा। नंबर 3 पर रहा टीसीएस। दोस्तों टीसीएस आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, और ये 2060 रुपये पर बंद हुई है, 3.19%। दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी आज फिर से भारी दबाव में दिखी है। अगर आप चाहें तो यह भी आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके टीसीएस को खरीदें, क्योंकि टीसीएस आने वाले समय में मैं समझता हूँ रॉकेट बनेगा, और जब रॉकेट बनेगा तो जो इसने अपने हाइज बनाए हैं तो उनको भी तोड़ेगा। अपने प्राइसेस से 50% से भी कम पैसे में ये इस वक्त मिल रहा है। नंबर 4 पर रहा अडानी इंटरप्राइजेज 2965 पर बंद हुआ, 3.1% की गिरावट आई। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में ब्रॉड सेलिंग, ग्लोबल कमोडिटी वीकनेस और रिस्क ऑफ मूड के कारण आज अडानी साहब भी गिर पड़े। और नंबर 5 पर रहा गिरने वालों में जेएसडब्ल्यू स्टील। ये 1243 पर बंद हुआ है, 3.1% की गिरावट आई है। और मेटल सेक्टर के क्रैश में जेएसडब्ल्यू स्टील आज पिटा, बुरी तरह से पिटा। स्टील का डब्बा लेके चलते हैं, लेकिन आज ये बचे नहीं बल्कि बजे। ग्लोबल स्टील प्राइसेस सॉफ्ट हैं चाइना की डिमांड स्लो डाउन के कारण, और इसी वजह से मेटल सेक्टर में आज बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। ये वो पैमाना है जो आपकी बाजार को, आपको हकीकत बताता है कि आपके बाजार में आखिर असल में क्या चल रहा था, क्योंकि ऊपर की कहानी नहीं दिखाता, ये आपको अंदर की कहानी दिखाता। तो अगर आप देखें तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1020 वर्सेस 2280, यानी कि 1020 स्टॉक्स ऐसे थे जो आज गिरे चढ़े, है ना। 1020 स्टॉक्स ऐसे थे जो आज चढ़े और 2280 स्टॉक्स गिर पड़े। यह एक बेहद 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 निगेटिव रेशियो है। हर एक स्टॉक जो ऊपर गया उसके मुकाबले 2.25 स्टॉक्स नीचे गए, यानी कि एक ऊपर जा रहा था 2.25 नीचे आ रहे थे। तो इससे बुरा तो और क्या ही हो सकता है। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि जैसे इलेक्शन में एक पार्टी को 2280 वोट मिले और दूसरे को सिर्फ 1020। यह एक तरफा जीत थी सेलर्स की। फार्मा सेक्टर की बाइंग के कारण 1020 स्टॉक्स आज ऊपर गए, लेकिन 2200 स्टॉक्स नीचे। यह ब्रॉड बेस्ड सेलिंग की निशानी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कल निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं, सेंसेक्स के लेवल्स क्या हो सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हमको अपनानी चाहिए। तो दोस्तों निफ्टी आज 23,824 पर बंद हुआ है। अब सवाल यह है, क्या ये एक स्पीड ब्रेकर है या फिर डायरेक्शन चेंज का सिग्नल है, और क्या 25,000 का सपना अभी भी जिंदा है।
तो दोस्तों जैसे पहाड़ी रास्ता होता है और जब पहाड़ी रास्ता में गाड़ी चलती है तो कई बार मोड़ आता है तो गाड़ी धीमी हो जाती है। तो आज बिल्कुल ऐसे ही मान सकते हैं कि आज गाड़ी थोड़ी सी धीमी हुई है, क्योंकि निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 23,818 पर है और यह बुलिश गैप जोन है। दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप देखें तो 23,645 है और यह भी बुलिश गैप जोन का एंड है, समाप्ति है। यानी कि अगर निफ्टी 23,645 से नीचे आएगा तो फिर दोस्तों आपकी बैंड बच जाएगी, या यूँ कह लें निफ्टी की बैंड बच जाएगी और क्रिटिकल सपोर्ट फिर 23,500 पर है, ये आप जानते हैं, क्योंकि फिर 23,500 का टेस्ट करता है तो फिर हो सकता है फिर अगेन 23,000 तक पहुंच जाए। लेकिन अभी हौसला रखते हैं, समझते हैं कि 23,645 तक मार्केट को टूटना नहीं चाहिए। कल हमें हो सकता है रिकवरी भी देखने को मिले। तो दोस्तों क्रिटिकल सपोर्ट 23,500 है, रेजिस्टेंस 24,000 पर है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,200 पर है और ये लास्ट वीक का एक हाई है। तो हमें हर हालत में अगर 24,500 देखना है तो 24,200 के ऊपर मार्केट को आपको धक्का देना ही पड़ेगा, दिलवाना ही पड़ेगा, तभी आप 24,500 देख पाएंगे, क्योंकि 24,200 के बाद जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है वो 24,454 का बनता है। तो 23,818 से 23,645 ये बुलिश गैप जोन है और टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि यह जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से बाउंसिंग पॉसिबल है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका सपोर्ट 57,000 है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 56,500 है, रेजिस्टेंस 58,000 है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 58,500 है। सेंसेक्स की अगर बात करूँ तो सपोर्ट 76,000 है और उसके नीचे 75,500 है और अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 77,000 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 77,500। अब दोस्तों सवाल ये है क्या निफ्टी 25,000 तक जाएगा? जाएगा तो दोस्तों जरूर, और मुझे लगता है 27 भी जाएगा, 28 भी जाएगा, 30 भी जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कब जाएगा। तो दोस्तों आज की गिरावट के बाद ये सवाल और ज़रूरी हो गया है कि निफ्टी 25,000 जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि हाँ 25,000 जाएगा, लेकिन रास्ता थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, क्योंकि अब आप पहाड़ों से गुजर रहे हैं तो थोड़े से ट्रैक बीच बीच में मुश्किल भरे आ जाते हैं, उन ट्रैक्स को समझना जरूरी है। तो पहला सिनारियो देखिए, अगर आईटी सेक्टर अगले एक हफ्ते में स्टेबलाइज हुआ, ईरान यूएस डील के कंट्राडिक्शंस क्लियर हुए, मॉनसून इंप्रूव हुआ, तो निफ्टी अगले 2-3 महीनों में 25,000 को क्रॉस भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आईटी करेक्शन प्लस ईरान अनसर्टेनिटी प्लस मॉनसून, ये तीनों टेम्परेरी हैं दोस्तों, जब ये क्लियर होंगे तो निफ्टी आप समझ लीजिएगा कि वो 25,000 की राह खोल देगा। अब सिनारियो नंबर 2 देखिए, अगर सुपर एल नीनो आया और मॉनसून डेफिसिट 50% प्लस हुई तो एफएमसीजी, ऑटो, रूरल फाइनेंस पर बड़ा प्रेशर आएगा और निफ्टी फिर 23,500 से नीचे 23,200 तक का करेक्शन ढूंढ सकती है और इवन 23,000 तक भी आपका लेवल टेस्ट कर सकती है। सिनारियो नंबर 3 देखिए, अगर बैंक ऑफ अमेरिका का फोरकास्ट फेड सितंबर में रेट हाइक अगर ये हुआ, जी हाँ दोस्तों, अगर ये हुआ तो एफआईआईज इंडिया से और बेचेंगे और ऐसी कंडीशन में निफ्टी का 23,000 का लेवल टेस्ट करना फिर उसकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनारियो है, इसको आप समझ के चलें। तो कल के लिए स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? तो पहली बात, आईटी में पैनिक सेलिंग बंद करें, इन्फोसिस 1029, टीसीएस 2060, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, सस्ते हो रहे हैं, सस्ते में माल मिल रहा है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करिए और माल उठाना शुरू कर दीजिए, स्टॉक बनाने शुरू कर दिए। दूसरी बात दोस्तों, फार्मा में पोजीशन बनाएं, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज डिफेंसिव पिक्स हैं ये, तो ये भी आप जब पोजीशन बनाएं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। और तीसरी बात है, ईरान डील न्यूज़ ट्रैक करें, क्योंकि ईरान, यूएस और इजराइल ये तीनों मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि खिचड़ी सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही पकाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच बीच में वही लेबनान पर हमले कर देता है, वही हिजबुल्लाह को ठोक देता है। उसका कारण यही है क्योंकि इजराइल में चुनाव होने हैं और चुनाव की समस्या आप सब जानते हैं कि चुनाव जब हमारे भी देश में होते हैं तो चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, सरकार सारे प्राइसेस को थाम के रखती है। इसी तरह से इजराइल चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे अगर चुनाव जीतना है तो वो ये बता के रखना चाहता है कि हम अभी भी, हमारी जंग जारी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और क्लैरिटी दोस्तों बाजार को ऊपर लेकर जाएगी, तो जितनी जल्दी बाजार में क्लैरिटी आएगी उतनी ही जल्दी बाजार ऊपर जाएगा और जितनी बाजार के अंदर कंफ्यूजन बनेगी उतना ही बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी। चौथी बात दोस्तों, मॉनसून के डेटा को भी ट्रैक करें। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि साहब मैं क्या क्या ट्रैक करूं,
कहाँ कहाँ देखूं, इन चीज़ों को कहाँ देखूं, तो आप कहीं मत देखिए, संजीवनी टीवी के लेखा जोखा पर आइए। हम सब आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं और एक कैप्सूल बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा लेखा जोखा कैसा लगता है। तो दोस्तों, जून जुलाई में मानसून इंप्रूव हुआ, अगर हुआ, हालांकि एक एल नीनो का भी डर सता रहा है, लेकिन अगर फिर भी मान लें कि मानसून इंप्रूव हो जाए, इंद्र देवता मेहरबान हो जाए, तो दोस्तों फिर रूरल इकोनॉमी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और ऐसे में मार्केट में आप तेजी देखेंगे। पांचवी बात एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए कि भैया 23,824 पर ये फिर से करेक्शन है और एक्यूमुलेट करने का मौका है। मैंने आपको 23,000 पर भी कहा था, 22,800 पर भी कहा था कि भैया एसआईपी अपनी बंद मत करो। जब माल सस्ता हो, बाजार गिरे तो अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने की। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आपको भी यही करना चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट का इतिहास उठा के देख लें, मार्केट जब भी गिरा है उसके बाद बढ़ा ही है। चाहे 2008 में बुरी तरह से गिरा हो, चाहे कोविड में 2020 में बुरी तरह से गिरा हो, लेकिन उसके बाद क्या है, मार्केट बढ़ता है। 14 से 16% का आपको एनुअल रिटर्न देता है निफ्टी। तो इसलिए मार्केट में गिरावट जब आए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, उसे आप मौका समझें। तो इसलिए एसआईपी को टॉपअप करें, क्वालिटी इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाएं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा। आपको कैसा लगा और आपके पोर्टफोलियो में लाली कितनी रही, हरियाली कितनी रही और कितने लोग आज ऑप्शंस वगैरह में फंस गए, जिनका पैसा डूब गया, तो वे भी कमेंट में लिखें। और आज से प्रण लें जो ऑप्शन में सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कि भैया आज के बाद से मैं ऑप्शन में पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन सट्टा बाजारी है, साफ साफ सट्टा बाजारी है। क्योंकि जो सेबी का फिर से डेटा आया है कि 1 ट्रिलियन से अधिक अमाउंट लोगों ने, हमारे निवेशकों ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने खो दिया है, लूज़ कर लिया है। तो कृपया करके आप अपनी हार्ड अर्न मनी बचा कर रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब करें और कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।